चलिए करते हैं स्टार्ट आप लोगों की क्लास। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने मॉड्यूल नंबर 3 तक के बात कर रखा था, राइट नाउ। आज इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे मॉड्यूल नंबर 4, ठीक, जो कि डील करता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड। इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ना है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमें क्या सीखना है, राइट। इसके ऊपर वैसे तो हम लोगों ने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास कर रखी है, तो आप सबसे पहले पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सेट के सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और जिन लोगों ने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी गो थ्रू कर रखा है, तो वो बंदे हमारे साथ क्या कर सकते हैं, वो स्टूडेंट्स हमारे साथ क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू आगे चल सकते हैं। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट। तो मैं डायरेक्टली आप लोगों के साथ क्या डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, क्वेश्चंस एंड उसका सॉल्यूशन, राइट, कि कैसे हम लोगों ने सॉल्यूशन करना है, कैसे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालना है। सो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ कंपनी प्रोडक्ट कॉस्ट शीट पर यूनिट। मतलब आप लोगों को कुछ डाटा दिया गया है कॉस्ट शीट से रिलेटेड, लाइक आप लोगों को क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप लोगों को यहाँ पर रॉ मटेरियल दिया गया है पर यूनिट, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन कैसी है आपकी, पर यूनिट में। रॉ मटेरियल कितने रुपए का लगता है, 45 रुपए का लगता है एक यूनिट को बनाने के लिए। अच्छा, रॉ मटेरियल की इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ काम आ जाएंगी, एक तो स्टॉक्स के कैलकुलेशंस में काम आता है, दूसरा जो परचेस आप उधारी करके लाते हो, मतलब कि जो क्रेडिटर का बैलेंस है वहां निकालने के काम आता है, और डायरेक्ट लेबर। चलो उसके बाद मैं अगला बात करता हूँ डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर भी आपका WIP के प्रोसेस के अंदर जो स्टॉक का वैल्यूएशन करना होता है वहाँ काम आता है। आउटस्टैंडिंग अगर कोई खर्चा हो तो वहाँ काम आता है, टोटल कॉस्ट निकालने के काम आता है। ओवरहेड भी आप लोगों को दिए 40 रुपीज़ पर यूनिट के, ठीक है। तो ये सारे खर्चों की टोटल मार दो तो टोटल कॉस्ट भी हम लोगों को दी हुई है, और उसमें हम लोग अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया तो हमें क्या पता चल गया, हमारा सेलिंग प्राइस, राइट। हमें हमारा क्या पता चल गया, सेलिंग प्राइस हमें पता चल गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो आगे बोलते हैं कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल आर इन द स्टॉक। रॉ मटेरियल हमारा स्टॉक में रहता है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑन एन एवरेज 2 मंथ। मतलब हमारे पास रॉ मटेरियल इन स्टॉक, रॉ मटेरियल इन स्टॉक कितने महीने के लिए रहता है, 2 महीने के लिए रहता है। फिर उसके बाद अगला, द मटेरियल आर इन प्रोसेस। हमारा मटेरियल प्रोसेस में रहता है ऑन एन एवरेज 1 मंथ। मतलब जो हम मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो सामान डालते हैं ना, वो हमारा 1 मंथ के लिए प्रोसेस में रहता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, WIP इन स्टॉक। क्या बोलेंगे, WIP इन स्टॉक। कितना WIP, तो WIP इन स्टॉक 1 मंथ रहता है। मतलब हमारा जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो 1 मंथ के लिए क्या रहता है, पैसा ब्लॉक्ड रहता है। जहां पर ब्रैकेट में लिखा है द डिग्री ऑफ कंप्लीशन, द डिग्री, यहाँ स्पेलिंग एरर है, द डिग्री ऑफ कंप्लीशन इज 50% इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। तो मतलब जो भी काम कंप्लीट होता है वो 50% स्टेज पर होता है, बोलता है। मतलब जो भी हम WIP का स्टॉक निकालेंगे वो फॉर 50% कंप्लीशन स्टेज के लिए निकालेंगे, राइट। तो हमारे पास रॉ मटेरियल रहेगा 2 महीने के लिए, WIP रहेगा 1 महीने के लिए, लेकिन 50% कंप्लीशन स्टेज रहेंगी। अगला पॉइंट है फिर फिनिश गुड्स स्टॉक ऑन एवरेज फॉर 1 मंथ। हमारे पास फिनिश गुड्स भी आता है इन स्टॉक, कितने महीने के लिए, 1 महीने के लिए। तो हमारे पास फिनिश गुड्स का भी स्टॉक रहता है फॉर सिंगल मंथ। फिर उसके बाद टाइम लेग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड 1.5 मंथ। मतलब यहाँ से आउटस्टैंडिंग वेजेस आने वाला है और आउटस्टैंडिंग ओवरहेड आने वाला है। इनके लिए पेमेंट करने में डिले करते हैं, कितना मंथ का, 1.5 मंथ का, 1.5 मंथ का। सो दिस इज द टाइम लेग ऑफ पेमेंट, मतलब कि इतने देरी से पेमेंट होता है। टाइम लेग इन द रिसिप्ट ऑफ द प्रोसीड फ्रॉम द डेटर। सो डेटर को हम कितने महीने की उधारी देते हैं, 2 महीने की। मतलब कि डेटर से हमें जो पैसे मिलेंगे वो 2 मंथ लेटर कलेक्ट होने वाले, जबकि क्रेडिट अलाउड बाय द सप्लायर इज 1 मंथ। और जिनसे हम उधारी सामान खरीद के लाते हैं तो उनसे हमें क्रेडिट 1 मंथ का मिल जाता है। मतलब कि क्रेडिटर हमें 1 मंथ का क्या करते हैं, क्रेडिट सप्लाई देते हैं, मतलब कि सप्लाई करते हैं 1 मंथ के क्रेडिट पर। फिर बोलता है 20% ऑफ द आउटपुट सोल्ड अगेंस्ट द कैश। इसका मतलब ये जो डेटर निकलेंगे आपके
वो 80% पर निकलेंगे, क्योंकि कभी भी याद रखना डेटर क्रेडिट सेल की वजह से क्रिएट होता है। किसकी वजह से? क्रेडिट सेल की वजह से क्रिएट होता है, राइट। सो आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है द कंपनी एक्सपेक्टेड टू कीप द कैश बैलेंस। कंपनी कितना कैश बैलेंस रखेंगी अपने पास? 1 लाख का कैश बैलेंस रखेंगी। और बोलता है द कंपनी इज पॉइज्ड फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 1,44,000 यूनिट इन द नेक्स्ट ईयर। आप लोगों को क्या प्रिपेयर करना है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, राइट। आपको क्या बनाना है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आप लोगों को बनाना है, स्टेटमेंट बनाना है। चलिए, तो है तो बहुत आसान क्वेश्चन, राइट, लेकिन पहला क्वेश्चन है इसलिए हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व करके एक बार देख लेंगे, ठीक है। और अगर आगे चल के अगर सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आए तो आप लोगों के लिए क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा, करेक्ट। तो चलिए, ये वाला क्वेश्चन हम पहला क्वेश्चन है इसलिए एक बार क्या करके देख लेते हैं, आप लोगों के साथ सॉल्व करके देख लेते हैं। चलिए, तो मेरे साथ साथ आप लोग ये क्वेश्चन एक बार गो थ्रू कर लीजिए। 1,44,000 यूनिट बनाने 45 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये, ये सब कॉस्ट दी गई है आप लोगों को, ये सब मंथ के बारे में जानकारी दी गई है, राइट। चलिए, तो सारे दिमाग को अपने दिमाग में क्या कर लो, सेट कर लो। ऐसे अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो हम आ जाएंगे वापस दोबारा पुनः एक बार क्वेश्चन को जांचने के लिए, चेक करने के लिए कि कौन सी जगह पर कौन सा पॉइंट बोला हुआ है, राइट। चलिए, सो बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन कैसे करना है? हेडिंग देना है आप लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ, पहले तो किसके बुक में बना रहे हो उसका नाम, इन द बुक्स ऑफ, जो भी पार्टी की बुक में बना रहे हो, इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो। हम क्या बनाने जा रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। हम स्टेटमेंट ऑफ क्या बनाने जा रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, राइट। हम स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर पहला कॉलम है आपका किस चीज़ के लिए? पर्टिकुलर के लिए। पहला कॉलम किसके लिए? पर्टिकुलर के लिए। फिर उसके बाद के जो कॉलम रहेंगे आपके, राइट, वो रहेंगे अमाउंट के लिए। तो पर्टिकुलर के बाद हम यहाँ पर एक वर्किंग नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से अमाउंट बना लेते हैं और एक हमारे फाइनल अमाउंट का कॉलम बन जाएगा, करेक्ट। तो हमने 2 अमाउंट के कॉलम मेंटेन कर लिए। सो पर्टिकुलर, अमाउंट, अमाउंट, करेक्ट। तो ये हम लोगों ने क्या ले लिया? अमाउंट। तो सबसे पहले अब 1 बाय 1 देखिए, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो हम लोगों ने भी यहाँ पर क्या करना है? करंट असेट्स में से करंट लाइबिलिटी को माइनस करना है। तो इसके लिए पहले आप लोगों ने क्या निकाल लेना चाहिए? इसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले आप लोगों की टोटल करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, करेक्ट। तो चलिए, हम 1 बाय 1 अपनी क्या आइडेंटिफाई कर लेते हैं? करंट असेट्स। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? करंट असेट्स, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसको? कुरेंट एसेट्स, आई मीन टू से करंट असेट्स। तो करंट असेट्स की अगर बात की जाए तो करंट असेट्स के अंदर सबसे पहले हम लोग स्टॉक्स लेते हैं। क्या लेते हैं? स्टॉक्स। और देखो, स्टॉक्स हमारे पास 3 अलग अलग स्टेज में आएगा। सबसे पहला जो स्टॉक होगा हमारे पास, रॉ मटेरियल का स्टॉक। तो रॉ मटेरियल इन स्टॉक कितना रहता है? रॉ मटेरियल इन स्टॉक कितने महीने के लिए रहता है और कितना रहता है? तो 1,44,000 यूनिट बनाते हैं और एक यूनिट को बनाने के लिए आई थिंक सो 40 रुपीज़ का रॉ मटेरियल लगता है, राइट। एक बार देख लेते हैं, सॉरी 45 रुपीज़ का, 40 नहीं, 45 रुपीज़ का रॉ मटेरियल लगता है। और जो रॉ मटेरियल है वो जनरली स्टॉक में कितने महीने के लिए रहता है? 2 मंथ के लिए रहता है। चलो, तो कैसे निकालेंगे रॉ मटेरियल इन स्टॉक? 1,44,000, 1,44,000 मल्टीप्लाइड बाई 45 रुपये, 1,44,000 मल्टीप्लाइड बाय 45 रुपये, 1,44,000 यूनिट्स इंटू 45 रुपीज़, तो ये आ जाता है 64,80,000, राइट। ये टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट है कितने महीने के लिए? दिस कॉस्ट इनकर्ड फॉर 12 मंथ, कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। तो हमें तो सिर्फ 2 महीने के लिए कॉस्ट चेक करना है ना, तो डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2, तो कितना वैल्यू आ जाएगा आपका रॉ मटेरियल इन स्टॉक का? 10,80,000, 10,80,000 रुपीज़ रॉ मटेरियल इन स्टॉक आ गया। होप ये बात सभी को समझ में आ गई। फिर दूसरी बात करते हैं हम लोग, ठीक है, अगली बात करते हैं हम लोग
WIP इन स्टॉक। हम अगली चीज क्या निकालेंगे? WIP इन स्टॉक। तो WIP इन स्टॉक जब हम निकालेंगे तो हमारे पास तीन चीजें आती है WIP के अंदर। सबसे पहला तो रॉ मटेरियल आ जाता है। तो देखो रॉ मटेरियल आप लोगों के पास 1,44,000 यूनिट थी, इंटू 45 रुपए के भाव से खरीद के लाते। ये 12 महीने की अमाउंट है। ये कितने महीने की अमाउंट है आप लोगों की? ये 12 महीने की अमाउंट है। तो हमें जो WIP इन स्टॉक है वो कितने महीने के लिए मेंटेन करना था? 1 मंथ के लिए। कितने महीने के लिए? 1 मंथ के लिए। वो भी कितना परसेंट कंप्लीशन है? 50%। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं 1 मंथ ही है या कुछ और तो नहीं है। ठीक है, सो ये रहा आपका सेकेंड वाला पॉइंट WIP को लेकर। मटेरियल आर इन प्रोसेस, मतलब आपका जो स्टॉक से रहता है प्रोसेस में फॉर 1 मंथ के लिए रहता है। कितने ड्यूरेशन के लिए रहता है? फॉर 1 मंथ के लिए रहता है, राइट। और डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना है? 50% इन ऑल द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। सारे के सारे कॉस्ट एलिमेंट के लिए 50% कंप्लीशन स्टेज रहता है। चलो तो ये निकल जाएगा हमारा 1,44,000 इंटू 45 रुपए, तो कुल मिलाकर 64,80,000 का रॉ मटेरियल आता है साल भरे में, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1। ठीक है, तो आता है 5,40,000। लेकिन हमें 50% कैपेसिटी पर ही हमने काम किया है, तो वैल्यू कितना आना चाहिए? 2,70,000। कितना आना चाहिए? 2,70,000। फिर इसके बाद WIP इन स्टॉक में रॉ मटेरियल हो गया, दूसरा वेजेस मतलब कि लेबर की कॉस्ट, और तीसरा ओवरहेड। तीनों खर्चों को जोड़कर टोटल क्या निकलता है आपका? WIP इन स्टॉक। चलिए तो मैं अब वेजेस की बात शुरू करता हूँ। 1,44,000 यूनिट इनटू वेजेस की कॉस्ट कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर? तो 20 रुपए गिवन है, राइट। कितनी गिवन है? 20 रुपए। तो 1,44,000 यूनिट इंटू 20 रुपए, यानी कि साल भरे का हम जो लेबर देते हैं 1,44,000 इंटू 20, तो 28,80,000, 28,80,000 डिवाइडेड बाई, ये 12 महीने का है तो डिवाइडेड बाई 12 मंथ इंटू हमें 1 मंथ के लिए निकालना है, तो इंटू 1 मंथ। लेकिन जो हमारा कंप्लीशन स्टेज है वो तो 50% ही है, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा? 50% निकालना पड़ेगा। आई थिंक सो 1,20,000 आंसर आता है। मैं फिर से एक बार निकाल दूँ, 1,44,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 एंड उसका 50% 1,20,000, राइट। और लास्ट में हमारे पास ओवरहेड, तो ओवरहेड भी 1,44,000 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स इंटू 1 मंथ्स मल्टीप्लाइड बाई 50%, राइट। यानी कि 1,44,000, पहले अमाउंट कंफर्म कर लेते हैं। ओवरहेड में बराबर 40 रुपये है या नहीं है? है बराबर 40 रुपये, राइट। चलो तो आ जाते हैं वापस, करेक्ट है फिगर। तो 1,44,000 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1 और उसका 50%, तो ये आता है 2,40,000। कितना आता है? 2,40,000, 2,40,000। तो क्या निकल गया? ओवरहेड। तो इन तीनों की टोटल को जब हम ऐड करेंगे ना, कौन कौन सी टोटल को? 2,70,000 मतलब कि 2,70,000 प्लस 1,20,000 प्लस 2,40,000, तो कुल मिलाकर 6,30,000 होता है, राइट। कुल मिलाकर कितना होता है? ये तीनों की टोटल मिला दी जाए तो हमारे पास 6,30,000, ये जो वैल्यू है ये क्या है? WIP इन स्टॉक। जबकि रॉ मटेरियल इन स्टॉक कितना था? 10,80,000 का स्टॉक था। ये किसका स्टॉक आ गया? WIP इन स्टॉक आ गया। नाउ अब बात करेंगे किसकी? फिनिश गुड्स की। ठीक है, अब बात करेंगे फिनिश गुड्स इन स्टॉक्स। हमारे पास फिनिश गुड्स का कितना स्टॉक रहता है? तो 1,44,000 यूनिट है। और अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूं, किसकी? अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूं तो 105 रुपये एक यूनिट के लिए टोटल कॉस्ट थी। तो 1,44,000 इंटू 105, तो यह आता है 1,51,20,000 का टोटल कॉस्ट। यह आ गया टोटल कॉस्ट। ये 12 महीने के लिए है, तो डिवाइडेड बाई 12 इंटू आपको कितने महीने के लिए चाहिए? 2 मंथ्स के लिए, तो इंटू 2 मंथ्स कितना आता है? 25,20,000। एक बार मैं चेक कर लूँ कि 2 मंथ्स के लिए है या नहीं फिनिश गुड्स। सॉरी, फिनिश गुड्स 1 मंथ के लिए, नॉट 2 मंथ्स, दिस इज फॉर 1 मंथ। ठीक है,
कितने महीने के लिए फिनिश गुड्स? 1 महीने के लिए। सो नाउ आई एम रेक्टिफाई। ये कितने मंथ के लिए था आपका? 1 मंथ के लिए। तो 1 मंथ की अमाउंट कितनी आनी चाहिए? तो 1,44,000 इंटू 105 डिवाइडेड बाय 12 महीने इंटू 1 महीने, तो ये आता है 12,60,000। ठीक है, 12,60,000, राइट। सो हमारे पास तीनों स्टॉक आ गया, WIP का भी स्टॉक आ गया, रॉ मटेरियल का भी स्टॉक आ गया और फिनिश गुड्स का भी स्टॉक आ गया। अच्छा, इसके अलावा डेटर्स भी करंट असेट्स में आते हैं। कौन? डेटर। तो अगला कैलकुलेशन किसके लिए कर लेंगे? डेटर के लिए। अब देखो, डेटर के लिए दो अजम्पशंस होते हैं, या तो आप डेटर टोटल कॉस्ट पे निकालो या टोटल सेल पर निकालो। कुछ ना बोला जाए तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि टोटल कॉस्ट पे निकालने का। करेक्ट, काय पे निकालने का? टोटल कॉस्ट पे। तो आपने 1,44,000 यूनिट्स सेल किया है, जिसकी टोटल कॉस्ट कितनी थी? 105 रुपए, डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स, डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स इंटू डेटर को हम 2 महीने की मोहलत देते हैं, राइट। और जो टोटल सेल होता है वो 80% ही क्रेडिट में होता है, तो हमारे डेटर भी कितने के लिए निकलेंगे? 80% के लिए। ठीक है, सो मैं एक बार आप लोगों को यहाँ पर डेटर का क्रेडिट पीरियड भी कंफर्म करवा दूँ, 2 महीने ही है और 80% निकालना था, बिकॉज नीचे बोला था कि 20% जो सोल्ड होता है वो कैश में होता है, मतलब बचा हुआ 80% ही डेटर के लिए आएगा। अच्छा सर, इसको हम सेलिंग प्राइस से नहीं निकाल सकते थे क्या? बेटा बिंदास निकाल सकते थे, बेशक निकाल सकते थे। ठीक है, सेलिंग प्राइस 1,120 रुपए है, तो आप डायरेक्टली इसको 120 रुपए से भी क्या कर सकते थे? मल्टीप्लाई कर सकते थे। ये भी आपके पास ऑप्शन था। 105 की जगह क्या कर सकते थे? 120 रुपए से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। 1,44,000 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2, और इसका कितना परसेंट? 80%। सो ये अप्रोक्सीमेटली आपका जो आंसर आ जाता है, ये आना चाहिए 20,16,000। 20,16,000 के डेटर है आपके। अब डेटर के बाद हमारे पास अदर करंट असेट्स, अगर मैं बात करूं डेटर के अलावा अदर और कौन सी करंट असेट्स थी, तो हम कैश बैलेंस मेंटेन करते हैं। क्या मेंटेन करते हैं? कैश बैलेंस मेंटेन करते हैं। आई थिंक सो 1 लाख रुपीज का। लेट्स सी 1 लाख रुपीज सही है नहीं है? आ जाओ सवाल की तरफ। सो यहाँ पर देखो लिखा है कैश बैलेंस कितना मेंटेन करना है आप लोगों ने? 1 लाख रुपीज का, राइट। कितना? 1 लाख रुपीज का तो कैश बैलेंस हम मेंटेन करते हैं। अच्छा, कौन कौन सी बातें हो चुकी है? अगर मैं स्टार्टिंग से देखूं तो हमारा रॉ मटेरियल वाला पॉइंट हो गया, WIP वाला पॉइंट हो गया, उसके अलावा फिनिश गुड्स वाला पॉइंट हो गया, करेक्ट। फिर डेटर वाला पॉइंट हो गया। बाकी जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो तो लाइबिलिटी का पार्ट है, क्रेडिटर वाला लाइबिलिटी का पार्ट है, ठीक है। बाकी सब लाइबिलिटी वाले पार्ट्स है। तो टोटल ऐड कर देंगे स्टार्टिंग से। चलो, तो हमारे पास रॉ मटेरियल इन स्टॉक 10,80,000, फिर WIP इन स्टॉक 6,30,000, फिर उसके बाद फिनिश गुड्स इन स्टॉक 12,60,000, फिर डेटर 20,16,000। ये 20 लाख आना चाहिए था डेटर के अमाउंट, 20,16,000, 20,16,000, शायद यहाँ पर 16,000, 20,16,000, एक जीरो ज्यादा का आ गया है, इरेज कर देंगे जो ज्यादा का जीरो है वो। बीस लाख 16,000, और फिर उसके बाद आपके पास 1 लाख का क्या है? 1 लाख का आपके पास क्या है? कैश बैलेंस है, राइट। चलिए, तो मैं सारी इंफॉर्मेशन को अगर एक बार चेक कर लूं तो 10,80,000 सबसे पहला बैलेंस था हमारे पास मटेरियल को लेकर, 10,80,000। फिर दूसरा बैलेंस हमारे पास 6,30,000 WIP का स्टॉक, फिर था 12,60,000, फिर है 20,16,000 और फिर है 1 लाख। तो सब मिलाकर हमारा जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आ जाना चाहिए, क्या? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, या ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को ही हम लोग क्या भी बोलते हैं? टोटल करंट एसेट्स। क्या कहा जाता है? टोटल करंट एसेट्स। चलिए, तो होप यहां तक आपको समझ में आ गया। कितनी है टोटल करंट एसेट्स? 50,86,000, 50,86,000, 50,86,000. So this is our gross working capital and you can say this is our total current assets. Now total current assets से अब क्या माइनस कर देंगे हम लोग?
अब इस टोटल करंट असेट्स में से हम लोगों ने लेस करना है हम लोगों ने करंट लाइबिलिटी के बारे में। किसके बारे में? करंट लाइबिलिटी के बारे में। तो आ जाते और बात करते किसकी? करंट लाइबिलिटी की। तो करंट लाइबिलिटी में सबसे पहला जो हमारे पास हेड आएगा वो है आउटस्टैंडिंग वेजेस। उसके अलावा एक आउटस्टैंडिंग ओवरहेड भी आने वाला है, राइट। और उसके अलावा क्रेडिटर भी आने वाला है। क्या भी आने वाला है? क्रेडिटर, राइट। क्या भी आने वाला है? क्रेडिटर। तो वन बाय वन हम सारी अमाउंट क्या कर लेंगे? गो थ्रू। बट उसके पहले हमें कहां जाना पड़ेगा? क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो देखो मैंने कहा था कि जितने येलो हाईलाइटेड है वो सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। अब उसके बाद आप लोगों को ये फिनिश गुड्स वाला भी पॉइंट हो चुका है। सो अब इसके बाद टाइम लेग इन पेमेंट बोलता है वेजेस के लिए और ओवरहेड के लिए कितना डिले होता है? 1.5 महीने का। कितना डिले होता है? 1.5 महीने का, राइट। किसके लिए? वेजेस और ओवरहेड के लिए, वेजेस एंड ओवरहेड। तो चलिए वेजेस एंड ओवरहेड निकालेंगे। पहले वेजेस की बात करते हैं। 1,44,000 यूनिट्स के लिए निकालना है, 1,44,000 यूनिट्स के लिए। और अगर वेजेस की बात करूं तो 20 रुपए पर यूनिट है, 20 रुपए पर यूनिट है। सो 1,44,000 इंटू 20 रुपीज, तो यह आ जाता है 28,80,000। ये 12 महीने की अमाउंट है क्या? दिस इज फॉर 12 मंथ। देन हाउ मच द अमाउंट फॉर 1.5 मंथ? अगर ये 12 महीने की अमाउंट है तो 1.5 मंथ की अमाउंट कितनी? 3,60,000, 3,60,000, 3,60,000। फिर उसके बाद अगला पॉइंट था हमारे पास आउटस्टैंडिंग ओवरहेड। 1,44,000 है, मल्टीप्लाइड बाय 40 रुपए ओवरहेड का रेट था पर यूनिट, डिवाइडेड बाय 12 मंथ इंटू 1.5, ठीक है, इंटू 1.5 मंथ। तो कितना आ जाना चाहिए? 1,44,000 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1.5, तो ये आता है आपका 7,20,000, 7,20,000, 7,20,000। और क्रेडिटर को लेकर, तो क्रेडिटर तो हमेशा परचेज पर निकलेगा। 1,44,000 इंटू क्रेडिटर ने हमें कितने महीने की छूट दे रखी है? सो क्रेडिटर ने हमें, एक मिनट पहले चेक कर लेते, क्रेडिटर ने कितने मंथ की छूट दे रखी है। सो क्रेडिटर अलाउड 1 मंथ, यानी कि क्रेडिटर हमें कितना अलाउ करता है? 1 मंथ ओनली। तो क्रेडिटर हमें कितना अलाउ करता है? 1 मंथ। चलिए, और क्रेडिटर मतलब जिनसे हमने परचेस करके लाया है। तो 1,44,000 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 45, बट डिवाइडेड बाई, तो हमें डिवाइड किससे करना है? क्रेडिटर, ये 12 महीने की अमाउंट है, ये 12 महीने की अमाउंट है, तो हमें 1 मंथ की अमाउंट निकालना है। तो एक महीने की अमाउंट कितनी? आई थिंक सो 5,40,000 आती है। कितनी आती है? 5,40,000, 5,40,000। दिस इज अवर क्रेडिटर अमाउंट। ये काय की अमाउंट हो गई? क्रेडिटर। चलिए एक बार सारा क्वेश्चन का सवाल गो थ्रू कर लो, कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ रह तो नहीं गया, एक बार चेक कर लेते हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट तक के हो गया था हमारा। ये कैश भी हो गया था, ये 20% वाला। ये कंपनी एक्सपेक्टेड टू कीप, ये भी हो गया। ओके, ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट इज डन। सारे के सारे पॉइंट क्या हो चुके हैं? डन। अब टोटल लाइबिलिटी निकाल देंगे। अब क्या कर देंगे? टोटल करंट लाइबिलिटी, ठीक है। सो करंट लाइबिलिटी के अंदर क्या क्या आ गया आपका? टोटल अगर मुझे करंट लाइबिलिटी निकालना, 3,60,000, 7,20,000, और उसके अलावा ये 5,40,000, इसको भी बाहर निकालो, 5,40,000, तो इसको भी प्लस कर देंगे 5,40,000 को, तो 16,20,000। ये क्या निकला? टोटल करंट लाइबिलिटी। क्या निकला? टोटल करंट लाइबिलिटी। अब क्या करेंगे? अब हम लोगों को टोटल करंट लाइबिलिटी भी मिल गई है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालेंगे। और ये कैसे निकालेंगे? करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी करके। तो करंट लाइबिलिटी तो आ गया, करंट असेट्स कितना था? ये था 50,86,000। कितना था? 50,86,000। तो आप लोगों के पास करंट असेट्स टोटल मिलाकर कितनी थी? तो टोटल मिला के करंट असेट्स थी हमारे पास 58,86,000,
50,86,000 एंड ये हो गया हमारा टोटल करंट असेट्स एंड इसमें से माइनस करेंगे करंट लाइबिलिटी 1,62,000। सो माइनस कर देंगे 1,62,000 तो बैलेंस कितना बचेगा 50,86,000 में से माइनस करेंगे 1,62,000 तो 49 लाख 49,24,000 का क्या रहा है हमारे पास वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। हमें 49,24,000 रुपए की क्या है ज़रूरत है अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए, राइट। सो यहाँ पर आप लोगों का ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का अमाउंट कितना आता है, ये आता है 49,25,000, राइट। चलिए, सो ये क्या निकला आप लोगों का, ये निकला आप लोगों का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब आपने इस तरीके से नहीं करना है, आप लोगों के पास ऑलरेडी टोटल करंट असेट्स निकली हुई है, टोटल करंट लाइबिलिटी निकली हुई है, तो बस आपने क्या करना था, मैं एक बार टोटल फर्दर चेक कर लूँ कुछ माइनस करने में गड़बड़ तो नहीं हुई है। यस, आई थिंक सो। ये 50,86,000 था माइनस ये 1,62,000 है तो 49,24,000 एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। So this is the all about the working capital requirement. This is your final answer. This is your working capital requirement, right? So ये था आप लोगों का एक बेसिक सा क्वेश्चन, राइट। ये क्या था आप लोगों का एक बेसिक सा क्वेश्चन जो क्वेश्चन सीट के अंदर हमारे पहला ही क्वेश्चन था, इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन आप लोगों के साथ क्या किया, डिस्कस करते हुए सॉल्व करते हुए आगे बढ़ा, राइट। चलिए बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, बट बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को पॉज करके पहले पूरा क्वेश्चन क्या कर लेना चाहिए, रीड कर लेना चाहिए। तो स्टार्ट स्टार्ट करो पढ़ना। सो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल रहा ये आपके सामने, क्या है सवाल, एक्स लिमिटेड सेल गुड्स एट अ प्रॉफिट of 20%. It includes the depreciation at the part of the cost of production. The following figures for the 12 months period ending March 31st current year are given to enable you to ascertain the requirement working capital of company on a cash cost basis. मतलब आप जो भी कैलकुलेशन करोगे कैश कॉस्ट बेसिस पे करना है, मतलब आप लोगों को टोटल कॉस्ट के अंदर ओनली एंड ओनली कैश कॉस्ट को लेना है, डेप्रिसिएशन को नहीं लेंगे। चलिए बोलता है इन योर वर्किंग यू आर रिक्वायर्ड टू अज्यूम करो अ सेफ्टी मार्जिन ऑफ 50% विल बी मेंटेन। ठीक है भैया, कर लेंगे मेंटेन, जो भी हमारा नेट वर्किंग कैपिटल आएगा उसमें 15% जोड़ देंगे। फिर अगला पॉइंट बोलता है कैश इज टू बी हेल्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ द करंट लाइबिलिटी, और करंट लाइबिलिटी का 50% आप कैश रखते हो, और बोलता है देयर विल बी नो वर्क इन प्रोग्रेस, और आपके पास कोई वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है। चलो ठीक है, अज्यूम कर लेंगे भैया, इतना अज्यूम करने बोल रहा है तो हमरा कहा जाता है अज्यूम करने में, है ना। क्वेश्चन वाला बोल रहा है ये पॉइंट को आपने क्या करना है, अज्यूम करना है, तो हम अज्यूम कर लेंगे। बोलता है टैक्स को इग्नोर कर दो, लो कर देंगे टैक्स को भी इग्नोर, कोनो बड़ी बात है क्या, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि हमको इग्नोर करना है, टैक्स को हमने कंसिडर बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद अब यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिनिश गुड्स आर टू बी वैल्यूड, फिनिश गुड्स को हमने वैल्यूड करना है एट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। फिनिश गुड्स को कैसे वैल्यूड करना है, एट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब सर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड दोनों को जोड़ दो तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाती है, राइट। और बोलता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स आर कैप्ट 1 मंथ। रॉ मटेरियल का स्टॉक और फिनिश गुड्स का स्टॉक हम 1 महीने के लिए क्या करेंगे, अपने पास रखेंगे। सो रॉ मटेरियल का स्टॉक as well as finished goods का स्टॉक we are carrying for 1 month, right। चलिए फिर आगे अगला पॉइंट देता है कि जो सेल्स होता है वो 2 महीने की उधारी के लिए होता है। तो ये पॉइंट काहे दे रहा है क्वेश्चन वाला, आप यहां से डेटर का अमाउंट कैलकुलेट कर सको। सेल्स है 2 मंथ क्रेडिट और सेल्स की अमाउंट बता रही 2,70,000, ये सॉरी 27 लाख, ये अगर 12 महीने की अमाउंट है तो 2 महीने की अमाउंट कितनी, जरा हम वो निकाल देंगे। फिर उसके बाद बोलता है आगे मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कितना कंज्यूम करते हैं, सो मटेरियल कंज्यूम्ड की हमें अमाउंट दे रखी है,
राइट। कितनी अमाउंट दे रखी है मटेरियल कंज्यूम्ड की, तो मटेरियल कंज्यूम्ड की हमें जो अमाउंट है वो दे रखी है 6,75,000, राइट। कितनी दे रखी है 6,75,000। तो मटेरियल कंज्यूम हमें रॉ मटेरियल की स्टॉक निकालते समय, उसके अलावा क्रेडिटर के समय, ठीक है, काम आ जाएगा। अच्छा, वेजेस पेड ऑन द लास्ट डे ऑफ मंथ, यानी कि उसी मंथ के अंदर पेड हो जाता है, मतलब नो डिले, नो डिले, कोई डिले नहीं होता वेजेस के पेमेंट को लेकर। देयर इज नो आउटस्टैंडिंग, क्योंकि बोलता है पेड ऑन द लास्ट डे ऑफ मंथ, ठीक है, यानी हर महीने की आखिरी तारीख को पेमेंट हो जाता है, करेक्ट। यानी कि जिस मंथ का पेमेंट होता है उस मंथ के आखिरी तारीख, अगले महीने नहीं जाता पेमेंट, उसी महीने में पेमेंट हो जाता है, मतलब मीन्स नो डिले इन द पेमेंट। और उसके बाद अगर हम बात करें, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग रहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, कितने रुपए का 60,000। और क्या बोल रहा है, कैश एक्सपेंसेस आर पेड 1 मंथ इन अरियर, और जो कैश एक्सपेंसेस होते हैं वो 1 मंथ के अरियर में पे करते हैं, मतलब 1 महीने का डिले होता है बोल रहा है, ठीक है। तो ये साल भर की अमाउंट है, तो 1 महीने का डिले आपको निकालना पड़ेगा। टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पेड एज अबव, मतलब ये भी खर्चा है, 12 महीने के लिए दिया है, बट क्या बोलता है पेड एज अबव, मतलब कि ये भी 1 महीने अरियर से पे होता है, डेली डिले पे होता है। और बोलता है सबमिशन सेल्स प्रमोशन और एडवांस में पेड कर दिया। चलो जी, एक एक करके सारे पॉइंट निकाल देते हैं, और मैं पूरे फॉर्मेट में नहीं कर रहा हूं, सिर्फ रॉ मटेरियल का कितना स्टॉक, WIP तो था नहीं, फिनिश गुड्स का कितना स्टॉक, डेटर कितना लेंगे, कैश कितना लेंगे, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज कितनी आएंगी, वो सारी बातों की चर्चा करना है। चलिए, तो स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूं, तो स्टार्टिंग में आप लोगों के पास ऐसा कुछ खास इंफॉर्मेशन तो था नहीं, सिर्फ ये सेल गुड्स एट अ क्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20%, ये एक बात बोल रखा था आपको, राइट। चलिए, सेफ्टी मार्जिन 15% लेना है, तो पूरा सॉल्यूशन एंड होने के बाद आएगा, ये तीनों पॉइंट एट द एंड आएंगे। सबसे पहला रॉ मटेरियल का हम स्टॉक निकालते हैं। चलो, हम किसके लिए स्टॉक निकाल देते हैं, रॉ मटेरियल इन स्टॉक। तो देखो, आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया है 6,75,000 का, कितना दिया है 6 लाख, यहीं पे निकाल देता हूँ। रॉ मटेरियल इन स्टॉक कितना आ जाएगा 6,75,000। ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी 12 महीने के लिए, तो 2 महीने के लिए कितनी, 6,75,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2, तो 2 महीने की अमाउंट आ जाती है आपकी 1,12,500, 1,12,500, 1,12,500। फिर उसके बाद चलो, रॉ मटेरियल इन स्टॉक निकल गया, काय की वैल्यू है रॉ मटेरियल इन स्टॉक की। अब फिनिश गुड्स इन स्टॉक की बात करते हैं। सो हम लोगों ने एक जो कैलकुलेशन किया था, एक्चुअली ये जो 2 मंथ का कैलकुलेशन था, ये जो 2 मंथ का था वो सप्लायर्स के लिए था। किसके लिए था, सप्लायर। सप्लायर्स का मतलब ही क्या होता है, क्रेडिटर। तो अमाउंट कितनी आई थी हमारी, यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आई थी 6,75,000। ये मटेरियल सप्लाइड 12 महीने के लिए होता है, तो 2 महीने के लिए कितना 1,12,500, राइट, 1,12,500। तो 1,12,500 जो अमाउंट आई 2 महीने की, ये क्रेडिटर की अमाउंट है। किसकी, क्रेडिटर, तो करंट लाइबिलिटी में लिख लेंगे। और जो फिनिश गुड्स हमको निकालना है और रॉ मटेरियल निकालना है, तो चलिए एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की बात करते हैं। किसकी, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कैसे निकल जाएगा, तो हमें मटेरियल कंज्यूम्ड की वैल्यू दे रखी है 6,75,000, ये 12 महीने की वैल्यू है, तो 1 महीने के लिए रॉ मटेरियल कितना लगता होगा, तो ये लगता है 56,250, 56,250 रुपए स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, इसी तरीके से स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इसी तरीके से हमको अगली चीज क्या करना था, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकालना था, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। सो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कैसे निकल जाएगा, तो फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो कि कितनी है 6,75,000, राइट, 6,75,000 प्लस वेजेस की कॉस्ट, कितनी है 45,000, प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने 60,000। तो यानी कि तीनों को जोड़ दिया जाए तो हमको क्या पता चल जाएगा, हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पता चल जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं जोड़ेंगे क्या सर, नहीं, वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बाद आता है,
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनता है। अगर आप लोगों ने कॉस्ट शीट पढ़ रखा है तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी आ रही होंगी। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट लेते हैं। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ते हैं तो हमें क्या पता चल जाता है, प्रोडक्शन फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट, या उसी को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, करेक्ट। तो हमारे पास 7,80,000 का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आया, 7,80,000। ये 12 महीने की अमाउंट है, सो एक महीने की कितनी? अगर 7,80,000 12 मंथ की अमाउंट है तो 1 मंथ की अमाउंट कितनी? तो 1 मंथ की अमाउंट आ जाती है 65,000। देखो क्या क्या चीजें मिल चुकी है, रॉ मटेरियल का स्टॉक मिल गया, फिनिश गुड्स का स्टॉक मिल गया, क्रेडिटर मिल गए, ठीक है। चलो डेटर भी निकाल देते हैं, हाथ लगे यहीं पर। और देखो आप लोगों को मैंने कहा है कि अगर आपको यहाँ पर सेल्स तो दिया है 2 मंथ्स का, वो भी क्रेडिट, और देखो क्वेश्चन में आप लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी दिया था 20% का, तो यानी अगर हम चाहे तो ये 27 लाख में से इसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं क्या? अगर 27 लाख 100% सेल्स वैल्यू है तो उसमें से 20% हटा दूं, 27 लाख का 20% अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना बचना चाहिए? 27 लाख का अगर मैं 20% माइनस कर दूं, सर 20% काहे माइनस कर रहे हैं हम? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट, अगर ये सेल्स वैल्यू है तो सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे तब जाके हमें कहीं सीओजीएस मिलेगा। तो अगर मैं इसमें से 20% वैल्यू हटा दूं तो हमें सीओजीएस कितना मिल जाएगा? तो ये मिल जाएगा 21,60,000। यानी कि हम लोगों ने अपना जो डेटर का कैलकुलेशन है, डेटर का, वो सीओजीएस के बेसिस मतलब टोटल कॉस्ट के बेसिस पर भी कर सकते हैं या फिर हम लोग सेल प्राइस के बेसिस पर भी कर सकते हैं। एंड ऑलवेज आई एम रिकमेंडेड, मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने कौन से बेसिस पर करना चाहिए। टोटल कॉस्ट अगर पॉसिबल है तो टोटल कॉस्ट के बेसिस पर ही करना चाहिए, राइट। कौन से बेसिस पर करना चाहिए? टोटल कॉस्ट के बेसिस पर करना चाहिए। तो सेल्स एट 2 मंथ क्रेडिट हम लोगों को दे रखा था, उसमें से हमने माइनस कर दिया तो हमें क्या पता चल गया? हमें पता चल गया 21,60,000 का COGS। इतने का सामान सेल्स एट 2 मंथ क्रेडिट और 2 महीने की उधारी है। तो चलिए निकालेंगे, 21,60,000 डिवाइडेड बाई 21,60,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2 तो 21,60,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2 तो कितना आ जाता है? 3,60,000 रुपए। ये काय की अमाउंट आ गई आपकी? डेटर्स की। ये भी करंट असेट्स में आएगा। फिर वेजेस बोलता है पेड ऑन द लास्ट डे ऑफ मंथ, मतलब कि यहाँ पर नो आउटस्टैंडिंग, मतलब कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बोलता है आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, और जितने कैश एक्सपेंसेस आर पेड 1 मंथ इन द अरियर। मतलब ये 12 महीने की अमाउंट है तो 1 महीने का जो अमाउंट होता है वो अरियर में रहता है। तो 60,000 डिवाइडेड बाई 12 तो 1 महीने की अमाउंट कितनी होती है? 5,000। ये इन अरियर्स में रहेंगी बोलता है। और एडमिनिस्ट्रेशन भी, ये 12 महीने की अमाउंट है तो 1 महीने की अमाउंट कितनी? 1,80,000 डिवाइडेड बाय 12 सो बिकम, ये क्या था आप लोगों का? आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ये भी क्या है आप लोगों का? आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, राइट। और लास्ट में बोलता है कि 90,000 का हमारा सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस था जो कि हम क्वार्टरली एडवांस में पेड करते हैं। मतलब ये 90,000 अगर 12 महीने की अमाउंट है, 90,000 अगर ये 12 महीने की अमाउंट है तो एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो इंटू 3 महीने की अमाउंट कितने? सो इंटू 3, तो यानी कि हम लोगों ने 22,500 रुपए का, 22,500 रुपए का क्या कर रखा है? हम लोगों ने 22,500 रुपए का एडवांस पे कर रखा है। चलिए मेरे ख्याल से अब सारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो चुका है? समाप्त। अगर मैं सारे करंट असेट्स को एक साथ टोटल मारूं तो टोटल करंट असेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारा आप लोगों ने काम एक फॉर्मेट में सिस्टमैटिक करना है। मैं सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाने के हिसाब से लिखते जा रहा हूँ। टोटल करंट असेट्स हमारा कितना आ जाएगा? तो हमारा टोटल जो करंट असेट्स है वो कितना है? तो हमारा करंट असेट्स में एक एक करके लेते जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने रॉ मटेरियल का स्टॉक निकाला था जो कि कितना आया था? रॉ मटेरियल के स्टॉक की बात करूँ तो 56,250 रुपये। फिर फिनिश गुड्स के स्टॉक की बात करूँ 65,000। फिर डेटर की बात करूँ 3,60,000। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ हमारे इस सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस की तो 22,500 रुपये एडवांस में पेड किया था। इस तरीके से हमारा जो फिलहाल में टोटल करंट असेट्स आ रहा है 5,03,750। लेकिन ठहरो, अभी इसमें कैश भी ऐड होने वाला है
और कैश के लिए क्या पॉइंट बोला था? तो कैश के लिए स्टार्टिंग में ही बोला था, क्या बोला था स्टार्टिंग में अजम्पशन लेने के लिए कि 50% करंट लाइबिलिटी का कैश लेना चाहिए। तो हम हमारे करंट लाइबिलिटी का 50% लेंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? करंट लाइबिलिटी निकालना पड़ेगा। तो 36 आ जाओ और जल्दी जल्दी हम लोग क्या करेंगे? करंट लाइबिलिटी निकालेंगे। 1,12,500 ये क्रेडिटर की अमाउंट हो गई। उसके अलावा आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 5,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000। ठीक है, यानी कि टोटल करंट लाइबिलिटी 1,32,506। कितना है? 1,32,506। तो इसका टोटल करंट लाइबिलिटी का 50% कैश होता है, यानी कि 1,32,500 का हम 50% निकाल लेंगे। तो इसका पूरा 50% अमाउंट जो होता है वो कितना होता है? वो होता है 66,250। और अगर 66,050 और इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें टोटल करंट असेट्स मिल जाएगा 5,70,000। कितना मिल जाएगा? 5,70,000। और करंट लाइबिलिटी कितनी मिल जाएंगी? 1,32,500 माइनस करेंगे तो हमें नेट वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा 4,37,500 का। और नेट वर्किंग कैपिटल में क्या ऐड कर देंगे? मार्जिन ऐड कर देंगे, राइट। क्या ऐड कर देंगे? मार्जिन। कितनी मार्जिन मेंटेन करने बोला था? 15%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना बोला था? 15%। तो ये जो 4,37,500 जो आएगा इसमें 15% मार्जिन के ऐड कर देंगे। तो इसका 15% होता है, कितना होता है? 65,625 रुपए होता है। तो इसको अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमारी टोटल आनी चाहिए 5,03,125। दिस इज अवर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर 5,03,125। राइट। तो मैंने प्रेजेंटेशन वाइज नहीं किया, बट पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या करवाया आप लोगों के साथ गो थ्रू किया। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। सिस्टमैटिक फॉर्मेट के अंदर आप लोगों ने चीजों को लिखना है। चलिए, सो ये सारा जो क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। फिर ये जो क्वेश्चन नंबर हम सी की बात कर रहे थे, जिसके अंदर अगेन आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने हमारा जो मॉडल टेस्ट पेपर क्वेश्चन जो सॉल्व किया था, ये जो हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्या किया हुआ था, पूरा का पूरा जो चैप्टर गो थ्रू किया हुआ है, रिविजनरी क्लास के नाम से आपको मिल जाएगा, मॉड्यूल नंबर 4। तो उसके अंदर सेम क्वेश्चन क्या हो रखा है, पूरा का पूरा सॉल्व हो रखा है, राइट। जिसके अंदर मैंने पूरी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके अलावा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का स्टेटमेंट ये बना रखा है, करेक्ट। हाईटेक भी हम लोगों ने जो क्वेश्चन हाईटेक लिमिटेड का प्रीवियस क्लास के अंदर ऑलरेडी कवर्ड कर रखा है। सेम क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी पूरा डिटेल सॉल्यूशन कर रखा है, राइट। एंड तो ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का ये सेम है, ठीक है, ये सेम है। किस पर बेस्ड है आपका क्वेश्चन? ये जो हम लोग हाईटेक वाले जो क्वेश्चंस कर रहे हैं सेम इसी पर बेस्ड है। सारी चीजें दी हुई है, करेक्ट। सारी चीज इसके अंदर क्या है, इंफॉर्मेशन गिवन है। और उसके अलावा अगेन ये जो बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन था, जहां आपको बैलेंस शीट पीएल बनाना है, सेम वही क्वेश्चन है, बट फिगर क्या हुए यहाँ पर चेंज हुए, बस अमाउंट और परसेंटेज और फिगर्स चेंज हुए, रेस्ट थिंग आर सेम। ये तो क्वेश्चन जस्ट अभी एक जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वाला रिपीट हुआ, ये वाला क्वेश्चन पेपर आपका। एंड आज जो क्लास की शुरुआती हम लोगों ने ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है 45 रुपीज 20 रुपीज, बस यहाँ पर न्यू बात क्या है, कुछ जगह पर आप लोगों को जो पीरियड्स है वो वीक्स में लेने बोलेगा। तो डिवाइडेड बाय 52 इंटू जितने भी वीक्स के लिए, जितने भी हफ्तों के लिए आपको मेंटेन करना, मल्टीप्लाइड कर देंगे, करेक्ट। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस कैसे है, रिपीटेटिव है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस कैसे है, रिपीटेटिव है। इसलिए सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को एक बार प्रैक्टिस के लिए क्या दे रहा हूं, एज अ होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, राइट। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, मॉड्यूल नंबर 5, जो कि हमारे सिलेबस का क्या भी रहेगा, लास्ट यूनिट भी रहेगा, तो हम लोग इसको गो थ्रू करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर अभी हम लोग अपनी क्लास को क्या कर देते हैं, एंड, राइट। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में अंदर, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे मॉड्यूल नंबर 5 के बारे में।